Welcome to the sixth lecture of this topic function. इसमें हम basically discuss कर रहे थे about range of a function, and this is the second problem solving session on this topic, range of a function. And if you want to see all my free classes and PDF notes, you can click on this link or you can scan this QR. Okay, ठीक है. तो आज का जो टॉपिक होगा एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन का मतलब रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज योर रैशनल फंक्शन का रेंज. ऐसे लिखो कि रेंज ऑफ ए रैशनल फंक्शन, ठीक है. रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है. ओके, तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है बेसिकली वो पहले जान लो. तो रैशनल फंक्शन के बारे में मैं आई गेस थर्ड या वो सेकंड वीडियो में ही मतलब वो बता दिया था कि दैट टाइप ऑफ ए फंक्शन इन विच सपोज y इक्वल टू आपके ऊपर भी एक पॉलिनोमियल रहेगा और वो नीचे भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है. नीचे भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल लुक एट दोस टाइप ऑफ रैशनल फंक्शन इन विच ऊपर भी आपका क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा, एक पॉलिनोमियल रहेगा जिसका वो डिग्री आपका 1 है. दैट मीन्स आई कैन से कि ऊपर रहेगा लीनियर फंक्शन और इसके नीचे भी आपका एक लीनियर फंक्शन है. तो पहले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्लोली मूव टुवर्ड्स अदर टाइप ऑफ थिंग्स लाइक जैसे वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर क्यूबिक होगा, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लाइक दैट. ऑल दोस थिंग्स वी विल ट्राई टू कवर हियर. Okay, so let's start with the very basic type of function which is called linear upon linear, or we can say a rational function, ठीक है. तो पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, तो मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो यू नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. सपोज y इक्वल टू x माइनस 1 एंड 2x plus 3. सो दिस इज ए रैशनल फंक्शन जिसके ऊपर भी आपका क्या है, लीनियर है, और नीचे भी एक लीनियर है. कैसे पता कि ये मतलब वो लीनियर है? क्योंकि इसका जो डिग्री है, जो फर्स्ट ऊपर जो एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री मींस मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 1, सो दैट इज वाई इसका पावर 1 है, और इसमें भी आपका मैक्सिमम पावर 1 है, सो दैट इज वाई दीज टू पॉलिनोमियल आर क्या है, लीनियर है, ठीक है. पॉलिनोमियल्स आर लीनियर. ओके, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है इसका रेंज? तो आपको जब भी वो रेंज फाइंड आउट करना होता है देन ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स डोमेन. फर्स्ट डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा? डोमेन मीन्स डोमेन क्या होगा यहाँ पे? जो x का वैल्यू, x क्या नहीं हो सकता, x कैन बी एनीथिंग बट -3/2 नहीं हो सकता. ये मैं कैसे बोल दिया डायरेक्टली? बिकॉज देखो ये आपका मतलब वो नीचे है ना, डिनोमिनेटर में, तो दिस कैनॉट बी इक्वल टू 0, दिस कैनॉट बी इक्वल टू 0. तो ये कब 0 होगा? जब x का वैल्यू क्या होगा, -3/2 होगा, है ना. जब x का वैल्यू -3/2 होगा तब ये वैल्यू मतलब वो 0 हो जाएगा. तो -3/2 मतलब इसमें वो नहीं हो सकता ना. तो x का कुछ भी वैल्यू ले लो एक्सेप्ट दिस -3/2 वैल्यू. सो दिस इज द बेसिकली डोमेन ऑफ दैट फंक्शन. नाउ वी आर interested to find the range. ओके, अब आपको चाहिए रेंज. तो रेंज के लिए आप क्या करो, देखो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है y इज इन टर्म्स ऑफ x, है ना. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हो. तो वो एक इनवर्स फंक्शन की तरह हो गया. चलो मैं दिखाता हूँ, वो बाद में हम बात करेंगे. तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? क्रॉस मल्टीप्लाई इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस 2x प्लस 3 इज नॉट 0, है ना. और हमने ऑलरेडी ले लिया क्योंकि x का वैल्यू -3/2 नहीं हो सकता. दैट मीन्स 2x प्लस 3 इज नेवर 0. अगर वो 0 नहीं है देन यस वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2x प्लस 3. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने y इंटू
2x प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 1। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई 2xy प्लस 3y माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक साइड लेके आए। अब x को सेपरेट करो, 2y माइनस 1 होगा और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस के साथ मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस 3y होगा। ठीक है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इक्वल टू, इसको माइनस को मैं इधर लेके आया और 1 प्लस 3y मतलब 3y प्लस 1, 3y प्लस 1 और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस 2y। ठीक है, ये 2y माइनस 1 को ऐसे मतलब वो माइनस से मल्टीप्लाई करके आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आप देख लो, क्लियर। ओके, तो नाउ वी हैव फाउंड एन एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन का क्या है मतलब, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने लिख लिया x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया। तो अब देखो, नाउ 1 माइनस 2y is in the denominator, that means 1 minus 2y cannot be equals to 0, that means y cannot be equal to half, y half नहीं हो सकता। that means हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट हाफ, दैट इज बेसिकली द रेंज। तो वैसे आप निकाल सकते हो रेंज इस टाइप ऑफ फंक्शन के लिए। तो y का जो वैल्यू आ गया, रेंज आ गया, वो r से हाफ नहीं हो सकता है ना, r होगा ऑल रियल नंबर्स बट हाफ नहीं हो सकता। क्लियर, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन स्टाइल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, similar manner we will go, and later on I will show you how to draw the graph of this type of function. Suppose I am writing here y equal to, ऊपर है 2x plus 1 और नीचे है x minus 1। So you can quickly find the domain। बताओ जल्दी, डोमेन क्या होगा? डोमेन सिंपली, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, डोमेन इज बेसिकली x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 नहीं हो सकता। एंड व्हाट अबाउट द रेंज? रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेंज के लिए यू हैव टू इन्वर्स द फंक्शन, दैट मीन्स यू हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। तो जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे y इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो और x को मतलब वो सेपरेट करो। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे yx आएगा और यहाँ से y माइनस 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 3y, आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाई y माइनस 2। ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन से y 2 नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है। दैट मीन्स रेंज जो आएगा आपका, रेंज जो आएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट द वैल्यू 2। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए, कौन सा फंक्शन के लिए, लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर। ठीक है, लीनियर डिवाइडेड बाय वो लीनियर फंक्शन के लिए आप ऐसे इन्वर्स निकाल के ऐसे मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे वो निकाल सकते हो रेंज। क्लियर, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब देखो, इसका मतलब वो ग्राफ भी तो आपको आना चाहिए ना, ग्राफ भी तो इसको आना चाहिए। तो देख मैं थोड़ा दिखाता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनाना होता है। तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राफ ऑफ, इन जनरल में दिखा रहा हूँ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सपोज सी एक्स प्लस डी, दीज टू आर लीनियर L1 एंड L2। ओके, क्लियर। देखो इसका एक मैं रफ आइडिया दे देता हूँ, इसका ग्राफ कैसा दिखता है। इसका ग्राफ बनाने के लिए अब आपको दो एसिम्टोट चाहिए होगा। मतलब वो हमेशा क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एसिम्टोट रहता है, एसिम्टोट आपको पता होगा कि ऐसा लाइन जो मतलब वो जिसको वो ग्राफ टच करने की कोशिश करता है एट इन्फिनिटी। ओके,
ठीक है। तो ऐसे दो मतलब एक रहेगा इस तरह का, ये मतलब वो ऐसे वर्टिकल लाइन, और एक रहेगा ऐसा, मतलब वो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये दोनों मतलब ऐसा कुछ मतलब वो कंपलसरी नहीं है कि ये मतलब वो एक्स एक्सिस ही होना चाहिए, ये वाई एक्सिस होना चाहिए, नो, ऐसा नहीं होना। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी थिंग। बट ऐसा दो एक्सेस हो सकता है, जैसे सपोज y इक्वल टू 2 हो गया और ये x इक्वल्स टू 4 हो गया। ठीक है, ऐसा दो आपको क्या चाहिए, बेसिकली एसिम्टोट्स चाहिए। और वो एसिम्टोट्स आपको कैसे मिलेंगे, डोमेन एंड रेंज निकालने के बाद आपको मिलेंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, पहले वो एसिम्टोट्स फाइंड आउट करना है। देखो, आपने वो एसिम्टोट्स फाइंड आउट कर लिया, ये एक एसिम्टोट, ये एक एसिम्टोट हो गया। अब जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कैसा दिखता है, उसको कहते हैं मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नाम सुना होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, उसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा दिखता है। दैट मीन्स जो आपका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ आपका किसी भी मतलब दो अपोजिट कॉर्नर, मतलब वो समझ लो, किसी भी दो अपोजिट कॉर्नर में इस तरह का दिखेगा, या फिर ऐसा, या फिर। और ये दोनों लाइन क्या है, दीज टू लाइन्स आर नॉट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज टू लाइन्स आर नॉट एक्स एक्सिस और मतलब वो वाई एक्सिस। दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड एसिम्टोट्स। ठीक है, ये मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना है, नहीं, ये दोनों कुछ और एक्सिस है, बट इन दोनों को हम कहेंगे क्या, एसिम्टोट, एसिम्टोट कहेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। सो हाउ टू फाइंड द एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस डोमेन एंड रेंज। तो अब इसमें मुझे बताओ, व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द डोमेन। ठीक है, डोमेन निकाल लो पहले। व्हाट इज द डोमेन। कलर कोड भी मैच होना चाहिए। डोमेन ऑफ कोर्स क्या होगा, एक्स, जो ये सी एक्स प्लस डी कैनॉट बी निगेटिव, मतलब क्या, कैनॉट बी जीरो। सी एक्स प्लस डी जीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स वी कैन से एक्स कैन बी ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट व्हाट, माइनस डी बाई सी, एक्सेप्ट माइनस डी बाई सी। ठीक है, माइनस डी बाई सी। एंड व्हाट अबाउट द रेंज। रेंज क्या आएगा आपका, रेंज आएगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इससे भी कुछ माइनस होगा। और वो क्या चीज़ माइनस होगा, देखो, वो बस इन दोनों का वो रेशियो ले लो, a और c का, a बाई सी, a बाई सी। ठीक है, अब ये a बाई सी कैसे आया आपको मैं दिखा देता हूँ, सिंपल है। जैसे इसमें देखो, इसमें हमने इन्वर्स निकाल के किया था ना, इसमें देखो जो रेंज आएगा, जो देखो इसमें जो रेंज आएगा वो सिर्फ r माइनस हाफ होता है। ये हाफ कैसे आया, 1/2 आ गया था, बस ऐसे भी सोच सकते हो, 1/2 है ना। और इसमें भी देखो रेंज, रेंज के लिए देखो y माइनस 2 आएगा, 2/1, 2/1, तो 2 आएगा। ये कैसे आया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देख लो अच्छे से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सी वाई एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब एक्स को आप कॉमन लोगे तो सी वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू बी माइनस डी वाई। अब नीचे ले जाओगे इसको तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, b माइनस डी वाई बाई सी वाई माइनस ए। अब यहाँ पे देखो ये आपका वो जीरो नहीं हो सकता, दैट मीन्स सी वाई माइनस ए इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स y इक्वल टू ए बाई सी, वही तो लिखा हुआ है, इक्वल टू ए बाई सी। क्लियर। So with the help of this inverse function, मतलब वो style, we can find the क्या बेसिकली डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ऐसे हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो आपको देखो यहाँ से रेंज से आपको ये पता चल गया कि y कैनॉट बी इक्वल टू a बाई सी वाला लाइन, है ना। और एंड सिमिलरली फ्रॉम दिस डोमेन वाला कॉन्सेप्ट यू कैन राइट कि जो x है आपका, x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस डी बाई सी, x माइनस डी बाई सी नहीं हो सकता। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज ए लाइन विच इज ए मतलब क्या है, ये वर्टिकल लाइन। एंड y is equals to a by c is a y is equals to a by c is a horizontal line। तो आपको वो दो लाइन मिल जाएंगे एंड दोज टू लाइन विल बी डॉटेड लाइन होगा ना, ये दोनों वो डॉटेड लाइन होगा एंड दोज टू लाइंस आर कॉल्ड द एसिम्टोट बेसिकली। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, स्टार्ट. एग्जाम्पल हम यही दोनों लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम ट्राई करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालने की. ठीक है, x माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री. सेम क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस थ्री. अब इसी वही क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन? डोमेन निकाल लो विद ग्राफ. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विद ग्राफ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोमेन. कोर्स डोमेन के लिए क्या होगा कि x का वैल्यू सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? x का वैल्यू सब कुछ हो सकता है रियल नंबर, लेकिन -3/2 नहीं हो सकता. -3/2 नहीं हो सकता. ओके, दैट मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कैनॉट बी इक्वल टू -3/2. ओके, नाउ आई वांट द रेंज फॉर दिस फंक्शन. रेंज क्या होगा? रेंज के लिए देखो, y बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और हम कैसे निकालते हैं रेंज? इसको मतलब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो वो आप खुद से कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, और आपको पता चलेगा कि r माइनस 1/2 होगा. कैसे होगा 1/2? आप एक मतलब वो ट्रिक की तरह भी इसको याद रख सकते हो कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ऐसे मतलब वो डिवाइड कर दो 1/2, तो 1/2 नहीं हो सकता. ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट वो आ जाएगा 1/2. दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x कैनॉट बी इक्वल टू हाफ, नॉट x, सॉरी, y कैनॉट बी इक्वल टू हाफ. ठीक है, सो दिस इज योर x is equals to मतलब -3/2 is a line which is a vertical line, and this pink one is the horizontal line, and these two are the asymptotes for this function. देखो आप कैसे. Now I would say you have to draw x equal to -3/2 and y equal to half, because these two are the asymptotes. These two are the asymptotes. ठीक है, अब इसको ड्रॉ करो. सिंपल है, टफ कुछ है नहीं. I'm using white color. ठीक है, मैं x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस को. बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं वाइट कलर से. x एक्सिस एंड y एक्सिस. ठीक है, I am trying to represent the asymptotes with देखो x equal to -3/2 is an asymptote which is this one. अब asymptotes को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. क्लियर? asymptotes को मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ओके, तो इसको मैं x equals to -3/2 येलो कलर से लिख देता हूँ. कलर कोड मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गया आपका -3/2 वाला लाइन, -3/2 वाला लाइन, एंड दिस इज एन एसिम्प्टोट एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट. ठीक है, अब मैं y इक्वल टू हाफ वाला लाइन भी बनाना पड़ेगा इसमें. y इक्वल टू हाफ वाला लाइन तो ये होगा, y इक्वल टू हाफ वाला लाइन होगा ये वाला, है ना? ठीक है, ड्राइंग इतना अच्छा नहीं बनाया बट चल जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया y इक्वल टू हाफ वाला लाइन, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, y इक्वल टू हाफ. क्लियर? अब देखो x एक्सिस और x एक्स क्या मतलब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ. अब जो ये हमारे पास मतलब वो डॉटेड लाइन है, दोज टू मतलब वो डॉटेड लाइंस आर क्रिएटिंग 4 क्वाड्रेंट्स. दोज टू मतलब वो डॉटेड लाइंस आर क्रिएटिंग 4 क्वाड्रेंट्स. सपोज इसको मैं बोल दिया A, इसको मैं बोल दिया B, इसको मैं बोल दिया C, और ये हो गया D. So these 4 are the quadrants which are made by 2 asymptotes. Okay, forget about this white color lines. ठीक है, अब इन्हीं दो किसी कॉर्नर क्वाड्रेंट्स में आपका वो ग्राफ लाई करने वाला है, या फिर ऐसा होगा या ऐसा होगा, या फिर ऐसा या लाइक दिस. ठीक है, किसी भी दो कॉर्नर को आपको चूज करना है. एंड हाउ यू कैन चूज दोज टू कॉर्नर्स, दोज टू ऑपोजिट कॉर्नर्स? फॉर दैट यू नीड टू चेक ओनली वन पॉइंट. तो आप कोई भी एक पॉइंट चेक कर लो इस ग्राफ में पुट करके.
तो कोई भी एक पॉइंट कैसे चेक करोगे, मतलब वो देखो हमको एक पॉइंट चाहिए जो इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है। तो आप एक्स का वैल्यू आप इसमें मतलब वो जीरो पुट करके देखो, जस्ट पुट जीरो ऑन दिस ग्राफ। इस ग्राफ में एक्स का वैल्यू जीरो पुट करो, पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, वाई का वैल्यू आपको मिलेगा -1/3, करेक्ट। दैट मीन्स जीरो कॉमा -1/3 इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, इज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, करेक्ट, करेक्ट, इज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, है ना। तो जीरो कोमा -1/3 वो कहाँ पे लाई करेगा, जीरो कोमा -1/3 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट विच इज जीरो कोमा -1/3। अगर यहाँ पे लाई करेगा दैट मीन्स कैन आई से कि जो ग्राफ बनेगा वो सी क्वाड्रेंट से तो पास होगा ही होगा। अगर सी क्वाड्रेंट से पास होगा तो वो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट ए कॉर्नर से भी पास होगा। दैट मीन्स आप इसको हटा दो और आप सिंपली आसानी से बना सकते हो। देखो ये ए और सी क्वाड्रेंट में बनेगा ना, तो इसको देखो कैसे करना है। ये इसमें ऐसे टच करेगा ये, तो इसीलिए मतलब ऐसे एसिम्प्टोट है ना, ऐसे चलता जाएगा। और 0,1 मतलब ये -1/3 पॉइंट से पास होगा, तो इसको ऐसे एसिम्प्टोट के हिसाब से ऐसे बना दो, ठीक है, समझ में आ गया। So this is basically the graph of y equal to x minus 1 divided by 2x plus 3। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। मैं बहुत अच्छे से समझाया ये विथ मतलब वो मेंटेनिंग द कलर कोड्स। तो अब मुझे बताओ यहाँ से बाय मतलब जस्ट बाय मतलब वो लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन क्विकली से व्हाट इज द डोमेन। द डोमेन इज, देखो x वैल्यूज फ्रॉम -∞ टू +∞ पूरा ले रहा है, बट -3/2 पे इसका वैल्यू पता नहीं है, अनडिफाइन है। देखो ये ऊपर जा रहा है +∞ की तरफ और ये जा रहा है मतलब वो नीचे की तरफ, तो आपको पता नहीं है एक मतलब वो जो मेनली मतलब वो आपके पास वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है एट -3/2। सो दैट इज वाई -3/2 डोमेन में नहीं है, ठीक है। एंड सिमिलरली इसमें देखो आप मतलब वो रेंज में देखो, रेंज कौन बताता है, वाई एक्सिस में देखो, वाई एक्सिस में ये हर वैल्यू ले रहा है, लेकिन हाफ में इसका प्रॉब्लम आ गया। हाफ देखो, हाफ को मतलब वो छूने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है ना। दैट मीन्स हाफ भी नहीं हो सकता, ये हो गया। सो दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ, ओके। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज एन वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है, आगे समझ। ओके, एंड नाउ यू कैन क्विकली ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। चलो बना देते हैं जल्दी से, आई हैव अपना टाइम हो गया 22 मिनट्स, ओके, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स क्विकली ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस सेकेंड फंक्शन। तो हम वही भी बना देते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है। आप वो असाइनमेंट की तरह ले लो, वो ले लो, खुद से कर वो कर लेना, खुद से कर लेना वो क्वेश्चन। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू ए वेरी वेरी नाइस कॉन्सेप्ट जिसमें आपको क्वाड्रेटिक का थोड़ा यूज़ आएगा। क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको पता होना चाहिए। जो हमने इससे पहले जो एक वीडियो दिया था वो आप अच्छे से मतलब वो देख लो, उसमें वो चीज़ कवर किया गया है, ठीक है, उसका यूज़ आएगा। And this is nothing but the quadratic upon quadratic type of function. Quadratic upon quadratic type of function. Okay. Okay. Just very look carefully here because it's a very nice concept to understand and आराम से सोचना and be active. तो मैं कुछ रूल्स लिख देता हूँ, जैसे suppose you have any type of rational function. Let's say you have y equal to नॉट लीनियर। अगर मतलब वो लीनियर हो गया तो आप वैसे कर सकते हो, जैसे सपोज लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, तो सेकेंड आपके पास सपोज y इक्वल टू क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। ऐसे सपोज क्यूबिक हो गया, ऊपर क्यूबिक को कैसे लिखूँ मैं, क्यूबिक लिख दिया, क्यूबिक अपॉन सपोज क्वाड्रेटिक आ गया। तो ऐसे जो आपके देखो जो ऐसा होगा ना, वो क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें सबसे पहले आपको करना होगा डोमेन चेक डोमेन, क्योंकि रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आप वो डोमेन चेक करो, ठीक है।
उसके बाद अब एक चीज़ देखो, क्या कोई कॉमन फैक्टर है जो कैंसिल हो रहा है बेसिकली। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज x-1 और x-2 हो गया। सो अगेन मतलब वो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। एंड सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है x+2 और x-1 और x+3, ये क्या है, क्यूबिक है। तो ऊपर है क्वाड्रेटिक और मतलब यहाँ पे है क्यूबिक। अब देखो यहाँ पे एक फैक्टर मैंने निकाल के ऐसे कट कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि इफ कॉमन फैक्टर, इफ देयर इज कॉमन फैक्टर, इफ देयर इज कॉमन फैक्टर, देन क्या करो, कैंसिल करो, डू कैंसिल, कैंसिल आउट। ओके ठीक है, उसको कैंसिल आउट कर दो। तो क्या हम देखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, वो भी कर लिया। एंड नेक्स्ट यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो बाकी का काम है हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसको एक मतलब वो ऐसे समझ लो कि दिस इज वन टाइप ऑफ रूल है। ठीक, ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। So our very first question, which question should I take? Okay. Okay. तो क्वेश्चन के थ्रू ही समझना बेटर रहेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4, 5x+4, और नीचे है आपका x² माइनस 3x+2। ठीक है, देखो ये सब ग्राफ मुश्किल है थोड़ा बनाना, बट ठीक है। ओके, तो इसका आपको चाहिए रेंज, एंड आई ऑलवेज से कि बिफोर यू फाइंड द रेंज you should look for the domain. So what is the domain? Can anyone quickly okay. देखो domain क्या है इसमें। Here the domain is, देखो domain क्या होगा, x² माइनस 3x+2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर 0 नहीं हो सकता, डेट मीन्स इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपको दिखेगा x-1 इंटू x-2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अगर डेट मीन्स वी कैन से तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 और 2, x 1 और 2 नहीं हो सकता, ये तो की बात है। x 1 नहीं हो सकता एंड x 2 नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड 2, ठीक है। एक नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। Clear? Okay. So this is the basically the domain of this particular function. And for range, you need to be very careful. Be attentive, guys. Okay. Okay. तो इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, इसका डोमेन चेक किया, एंड देन इफ कॉमन फैक्टर देन डू कैंसिल आउट। कॉमन फैक्टर अगर है यहाँ पे तो उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दो। चलो इसको देखते हैं। y इक्वल टू, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी अब फैक्टर किया मैंने, x-1 x-4 लिख सकते हैं, करेक्ट। और नीचे का हिस्सा भी जो आएगा x-1, देखो इसमें x-1 फैक्टर आ रहा है -2, है ना। तो अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। कैंसिल आउट कब कर सकते हो किसी चीज़ का, देखो कैंसिल आउट करने का मतलब है जैसे 2 को 2 से डिवाइड किया तो उसका वैल्यू आया 1, है ना। लेकिन 0 को 0 से मतलब वो करने से आपको 1 नहीं मिलेगा, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। एंड दोज थिंग्स वी विल ट्राई टू सी इन आवर लिमिट वाला जो चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। देखो इन दोनों को आप कब कैंसिल कर सकते हो, जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा, जब ये दोनों खुद 0 नहीं होगा। एंड हमने मान लिया है कि जो हमारा मतलब वो डोमेन है उस डोमेन में 1 है ही नहीं, है ना। तो नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस टू थिंग्स। सो आपको कैंसिल आउट करने के बाद आपको मिलेंगे x-4 और x-2। अरे अब तो ईजी हो गया, अब तो इजी हो गया। क्यों? बिकॉज नाउ दैट कंप्लीट फंक्शन, हाँ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, जहां पे x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। वेयर वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, देखो ऐसे ही मतलब वो कैंसिल करना इज नॉट अलाउड, बट हमने साथ में यहाँ पे वो लिख दिया है कि x 1 नहीं हो सकता, ओनली देन वी कैन कैंसिल आउट दिस टू थिंग्स। क्लियर? ओके, नाउ अब तो इजी हो गया। अब तो क्या आ गया, ये लीनियर अपॉन लीनियर आ गया।
इजी हो गया। लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन को हमको मतलब वो आता है कैसे वो रेंज निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ऑल्सो, और वो इन्वर्स लेके भी आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो आप करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ यू कैन डू इजीली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कब कर सकते हो? जब ये चीज जीरो नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आपको दोनों तरफ x-2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब देखो, अब तो ऐसा है नहीं क्या क्या मतलब वो जीरो से आप मतलब वो दोनों तरफ मतलब वो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस इज नॉट अलाउड वो जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो मतलब वो आई एम एज्यूमिंग कि x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ओनली देन यू कैन मल्टीप्लाई x-2 बोथ साइड। अब x-2 मल्टीप्लाई कर दो, xy-2y इक्वल्स टू, यहाँ पे x-2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा और ये बचेगा जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ x को सेपरेट करो और लिख लो बस। x को सेपरेट करने के बाद देखो आपको, आप इसको खुद से रीअरेंज करके लिखो। 2y-4 आएगा और यहाँ पे आएगा y-1। क्लियर? y-1, ठीक है, ये आप खुद से देख सकते हो। दैट मीन्स आई कैन से y कैनॉट बी इक्वल टू 1। y 1 नहीं हो सकता। ठीक है, y 1 नहीं हो सकता। बट इज दिस द ओनली रेंज? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये रेंज किसके लिए होगा? इसके लिए रेंज होगा ये, है ना? बट आवर ओरिजिनल क्वेश्चन इज दिस, ये था ना आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, जिसमें x1 नहीं हो सकता वो लिखा हुआ था। लेकिन इसमें तो हमने वो वाला चीज कंसिडर किया ही नहीं, है ना? देखो, यहां से अब हमारा एक मतलब वो नया क्वेश्चन मतलब वो सॉल्व हो गया ना। ठीक है, जहां पे ओनली रेस्ट्रिक्शन इज x2 नहीं हो सकता। अगर x2 नहीं हो सकता दैट मीन्स y1 नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है इस बात को? लेकिन हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो ये था जिसमें x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपको x का वैल्यू मतलब वो 1 पुट करके भी देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? ओके, आई एम अगेन सेइंग, देखो यहां से हमने इसको कैंसिल आउट करके हमको मिला ये वाला चीज जहां पे x नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि अल्टीमेटली जो फंक्शन आया वो हमारे पास ये निकाल के आया। ठीक है, अब यहां से आपको एक मतलब वो नया क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व किया हमने, है ना? वो नया क्वेश्चन की तरह इसको हमने सॉल्व किया और वो सॉल्व करके हमने देखा कि y इज नॉट इक्वल टू 1, बट दिस y इज नॉट इक्वल टू 1 इज वैलिड फॉर दिस फंक्शन ओनली, है ना? बट हमको तो चाहिए ये वाला फंक्शन। अब ये वाला फंक्शन में x x1 भी नहीं हो सकता, बट इस वाले फंक्शन में x का वैल्यू 1 हो सकता है ना? क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी मतलब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, मतलब वो यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? ओनली x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, वो वाला रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसमें अगर तुम 1 पुट करोगे तो वो तो कुछ मतलब वो वैल्यू देगा ना, देगा। यस, तो ये वाला आपका रेंज नहीं होगा फॉर दिस फंक्शन, है ना? तो अगर इस फंक्शन के लिए आपको रेंज चाहिए देन अगेन यू हैव टू चेक फॉर x इक्वल्स टू 1। तो आप x इक्वल टू 1 फिर से पुट करके देखो इसमें वो क्या दे रहा है। x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो यहाँ पे इसमें नाउ, बट x इक्वल्स तो यहाँ पे ऐसे लिखो, नाउ पुट x इक्वल्स टू 1। आपको बस थ्योरी समझना है इसका। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1। अब x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? इन y इक्वल टू x-4 और x-2। ठीक है, अब इसमें y x का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? y इक्वल टू 1-4 1-2 तो 3 आएगा ना आंसर, 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो x1 नहीं हो सकता डेट इज फॉर दिस ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन में आपको x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। तो लेकिन अगर आप x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 3। दैट मीन्स 3 भी नहीं हो सकता। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है, तो 3 भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो आपका फाइनल रेंज निकाल के आएगा, फाइनल रेंज दैट विल बी r माइनस, देखो 1 भी नहीं हो सकता एंड 3 भी नहीं हो सकता, 1, 3। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम 1-3। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप लोग वो देखो रिपीट करके अगर समझ में नहीं आया तो। ओके ओके, अभी एक नया क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें कैंसिल आउट नहीं होता है।
So our next question is y equal to x square minus 3x plus 1 एंड नीचे है आपका 2x square plus 3x plus 2. Okay. Now you need to find the range of this particular function. And as always, before you find the range, you need to check the domain. So what is the domain? अब वो डोमेन कैसे बोलेगा? देखो वो डोमेन कैसे निकलेगा कि 2x plus 3x plus 2 cannot be equals to 0. ठीक है. अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का वैल्यू कब जीरो होगा? इसका मतलब समझ, देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है. तो कैन वी फैक्टर इट लाइक दिस? अब वो सोचो, कैन वी फैक्टर इट लाइक दिस? तो वो फैक्टर कैसे बनेगा? सपोज इसको मैंने जीरो मान लिया, x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहां से कुछ रूट्स आएंगे, सपोज अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स. इफ पॉसिबल then I can write it like this way, x minus alpha और x minus beta. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा एंड बीटा. एंड हियर वी आर वो डीलिंग विथ ओनली रियल नंबर्स, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली वो रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो अगर इसका मतलब वो रियल रूट्स है अल्फा एंड बीटा, देन वी कैन राइट इट दिस वे, है ना. इस एक्सप्रेशन को हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ऐसे लिख सकते हैं. पर यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देखो, अब यहाँ पे एक चीज मतलब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac. हियर यू आर हैविंग बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2. क्या आ रहा है इसमें? लेस देन 0 आ रहा है. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. दैट मीन्स इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रियल रूट्स एट ऑल, है ना. इसका कोई भी रियल रूट्स है ही नहीं. अगर इसका कोई भी रियल रूट्स है ही नहीं, दैट मीन्स ये पूरा ग्राफ कहाँ पे रहेगा? एक्स एक्सिस का इधर ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा, ऐसे, है ना. क्योंकि मतलब वो उसका मतलब क्या होता है बेसिकली, रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब ऑन एक्स एक्सिस, मतलब जिसमें वो ग्राफ ऐसे कट करके निकल जाए, ये दोनों वैल्यू. तो अगर इसका कोई भी मतलब वो रियल रूट्स है ही नहीं, तो फिर ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करने वाला. क्लियर? कट या टच नहीं करने वाला. ओके, तो अगर कट नहीं करेगा, या फिर वो ऊपर रहेगा या फिर वो नीचे रहेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो कोफिशिएंट इज पॉजिटिव. दैट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला होने वाला है ना. ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. अब उसमें अगर अपवर्ड पैराबोला होने वाला है तो ये पक्का ऊपर ही रहेगा. अब इन दोनों का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है. दैट मीन्स इसका जो वैल्यू है किसी भी x वैल्यू के लिए, where x is a real number, तो किसी भी x वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होने वाला. या फिर मतलब हम इसको अगर मतलब ऐसे सोचे, मतलब ग्राफिकली सोचे कि ये हो गया एक आपका ग्राफ, ये हो गया एक आपका ग्राफ, और दूसरा ग्राफ है एक्स एक्सिस विच इज कॉल्ड y इक्वल्स टू जीरो लाइन. y इक्वल्स टू जीरो लाइन मीन्स एक्स एक्सिस. अब अगर इन दोनों का हमको इंटरसेक्शन देखना है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. व्हाई? बिकॉज इसका कोई मतलब वो है ही नहीं, आपका मतलब वो रूट है ही नहीं. तो अगर इंटरसेक्शन हम मतलब वो कैसे देखते हैं? आप इन दोनों को इक्वेट मतलब कर देते हो, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कर देते हो. दैट मीन्स इसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं. देन यू विल गेट x बिलोंग्स टू 5, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा x का वैल्यू. क्लियर? दैट मीन्स ये कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता. अगर जीरो नहीं है, देन इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अब यहां से भी देख सकते हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ योर y एक्सिस. क्या वो x एक्सिस, एंड ये वाला ग्राफ है. अब देखो ये पूरा जो गिवन मतलब जो आपका ये मतलब जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज एंटायरली इज अबव x एक्सिस, है ना. ये पूरा मतलब वो x एक्सिस के ऊपर है. दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो कैन वी से कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0? आंसर इज यस. ओके, तो अगर ये ऑलवेज मतलब वो पॉजिटिव है, अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट कैन नेवर बी जीरो. ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता. समझ में आ रहा है ना? ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता. अगर मतलब वो डिनोमिनेटर आपका कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर दिस डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, दैट मीन्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं इस फंक्शन में. तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन है, इसमें देखो, इसमें d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 एंड
ए जो है आपका इज ग्रेटर देन 0, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो दैट इज वाई 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं। सो दैट इज वाई वी कैन से कि इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, मतलब किसी भी x वैल्यू के लिए इनसाइड दिस, मतलब वो रियल नंबर किसी भी x वैल्यू तुम ले लो, मतलब वो उसके लिए इसका जो मतलब वो नीचे का जो पार्ट है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होने वाला। दैट इज वाई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो मतलब वो जो ये पूरे फंक्शन के लिए आपका मतलब वो जो ये मतलब वो डोमेन होगा दैट विल बी एंटायर रियल नंबर। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस इज द बेसिकली डोमेन फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नाइस, नाउ यू नीड टू गो फॉर द रेंज। अब रेंज में बी एक्टिव। रेंज देखो, रेंज के लिए सबसे पहले रूल क्या था, यू नीड टू फाइंड द क्या डोमेन, जो कि हमने कर लिया अभी। एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू चेक वेदर देयर आर सम एनी काइंड ऑफ कॉमन फैक्टर सो दैट यू कैन कैंसल आउट। देखो ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इसका कोई भी मतलब ऐसे फैक्टर तो बनेगा ही नहीं विथ सम मतलब वो अल्फा बीटा मतलब वो रियल वैल्यूज हो, तो ऐसा कुछ फैक्टर तो इसमें बनेगा ही नहीं। अगर फैक्टर कुछ बनेगा ही नहीं दैट मीन्स इसमें कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट का कोई भी बात ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मतलब इसमें कोई भी फैक्टर कैंसिल आउट नहीं होगा। ओके, दिस थिंग इज क्लियर। नाउ थर्ड स्टेप, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, व्हाई? बिकॉज ये नीचे वाला पोर्शन आपका कभी जीरो होगा ही नहीं, तो अगर जीरो नहीं होगा तो आप खुशी खुशी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2x² प्लस 3xy प्लस 2y, और यहाँ पे आपका आएगा x² माइनस 3x प्लस 1। अब जल्दी से x² का कोफिशिएंट लिखो। x² का कोफिशिएंट क्या आएगा? देखो x² को इसको इधर लेके आओ तो आपको दिखेगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 और x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर हियर, ओके यू विल गेट टू नो व्हाई। अब x का कोफिशिएंट लिखो, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? x का कोफिशिएंट देखो 3y प्लस 3, 3y प्लस 3 है ना, एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ योर x, ठीक है, ओके। एंड लास्ट पार्ट इज योर, इसको कांस्टेंट की तरह समझो, 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं इसको x² का कोफिशिएंट लिखा, x का कोफिशिएंट लिखा और एक कांस्टेंट, ऐसे इसको जाके लिखा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि दिस इज ax² प्लस bx प्लस c, दैट मीन्स कैन आई से दिस एक्सप्रेशन और दिस इक्वेशन इज नथिंग बट ए क्वाड्रेटिक ऑन x। क्या ये एक क्वाड्रेटिक है ऑन x वेरिएबल है जिसका, और ये हो गया x² का कोफिशिएंट, ये हो गया b मतलब वो b वैल्यू, और ये हो गया c, a b c, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक ऑन x। अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, अगर ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है देन व्हाट इज द कंपलसरी थिंग? अगर ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है देन व्हाट इज द कंपलसरी थिंग? द कंपलसरी थिंग इज दिस a हैज टू बी नॉन जीरो। अगर a खुद जीरो हो गया तो ये वाला पूरा टाइम गायब हो गया। अगर ये पूरा टाइम गायब हो गया देन दिस इज क्या, ये तो मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं बचा ना ये, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो क्वाड्रेटिक हो सकता है या फिर क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। देखो यहां से तुम ऐसे, एक हो गया कि क्वाड्रेटिक होगा और दूसरा मैंने ले लिया कि क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब कंडीशन लिखो, कंडीशन कब क्वाड्रेटिक कब होगा? जब when if y is not equal to half, if y is not equal to half तब ये क्वाड्रेटिक होगा। जब y is not equal to half तब ये क्वाड्रेटिक होगा, पक्की बात? यस। एंड जब क्वाड्रेटिक नहीं होगा तब y इक्वल टू हाफ होना चाहिए। जब y इक्वल टू हाफ होगा तब ये पूरा सिस्टम क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो जब क्वाड्रेटिक नहीं होगा तब ये सॉरी जब y इक्वल टू मतलब जब y हाफ नहीं होगा तब ये क्वाड्रेटिक रहेगा, ओके। तो मैं लिख लेता हूँ
तो 2y माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस थ्री एक्स प्लस 2y माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज कंपल्सरीली ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड अगेन वी नो x का वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है ना. x का वैल्यू, आई एम सेइंग x का वैल्यू आपका क्या है, रियल है. देखो x का वैल्यू आपका रियल है एंड x इज व्हाट, इज नथिंग बट द रूट्स. तो मतलब इसका जो रूट्स है, दोस रूट्स आर रियल ओनली. तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब वो रूट्स अगर रियल है तब क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स रियल है then we can write discriminant is greater than or equals to zero. So this is very important. किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मतलब रूट्स रियल है, रियल रूट्स और यहाँ पे रूट्स का मतलब है x, है ना, x. तो x वैल्यूज आर रियल, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, तो मतलब वो ये वाला कंडीशन आएगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. दिस इज द कंडीशन फॉर रियल रूट्स कंडीशन फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, अगर ऐसा ही है तो बस इसको एज्यूम करो a, इसको एज्यूम करो b और इसको एज्यूम करो c. तो डिस्क्रिमिनेंट लिख दो. डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. तो b स्क्वायर क्या आएगा, 3y प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y माइनस वन, 2y माइनस वन, ओके 2y माइनस वन और 2y माइनस वन, ये सी हो गया ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. अरे ये क्या है, दिस इज a simple inequality on y. Now you can use Wavy curve method, है ना. अब वेवी कर्व कैसे निकालो, मतलब वो करोगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, फैक्टर. अब फैक्टर बनाओ, सिंपल है. ये हो गया आपका 3y प्लस थ्री का होल स्क्वायर. और इसको देखो आप कैसे लिख सकते हो, इस 4 को आप लिखोगे 2 स्क्वायर और ये 2y माइनस वन होल स्क्वायर. मतलब कैन आई राइट लाइक दिस पे, 2 को अंदर ले गया और इसका स्क्वायर बना लिया. क्लियर, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ये खुद से करो बस, सिंप्लीफिकेशन. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉमन फैक्टर, तो वो फैक्टर आएगा a प्लस बी और a माइनस बी और y माइनस, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी. करो इसको, 7y प्लस वन, 7y प्लस वन, ओके. और यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस वाई. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 माइनस वाई आ रहा है, क्या मैं इसको y माइनस 5 लिख सकता हूँ जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग ए माइनस वन, है ना. y माइनस 5 लिख दिया और इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा. क्लियर, ये तो आपको पता है ना, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी वेवी कर्व. ओके, तो अब क्या बोलेगा वेवी कर्व, क्या बोलता है, क्रिटिकल पॉइंट लिख लो -1/7 और 5 लिख लो. आप इसमें लेस देन वाला पोर्शन है तो वेवी कर्व भी आप ऐसे मतलब वो बना के कर सकते हो, तो वो मिडिल जो मतलब बीच का पोर्शन है वो ही आएगा. तो इसको क्लोज और इसमें भी क्लोज. देखो दिस इज फॉर y वैल्यू, है ना, y बिलोंग्स टू दिस थिंग. y अब रहेगा -1/7 to 5. ठीक है, अब देखो ये आपको मिल गया, बट किस कंडीशन में आपको ये मिला, ये तो आपको मिल गया, बट किस कंडीशन में आपको मिला ये, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द रूल ऑफ दिस कंट्री. द रूल इज जब y हाफ नहीं है, जब y हाफ नहीं है दैट मीन्स इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन. अब ये बोल रहा है, देखो यहाँ का जो मतलब रूल बोल रहा है कि y हाफ नहीं हो सकता, लेकिन आपको मिला y -1/7 और 5 के बीच में, तो इसके अंदर भी तो हाफ है ना, तो उस हाफ को आपको बाहर निकालना पड़ेगा. ठीक है, आप उस हाफ को आपको बाहर निकालना पड़ेगा. तो वो हाफ है इधर, तो हाफ में आएगा ओपन. ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखो मैं बता रहा हूँ, इसको ऐसे कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो ये कब आया, ये आपका इंटरसेक्शन लेने के बाद आया. क्लियर है, इंटरसेक्शन लेने के बाद आया के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद आया. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, यहां से आया.
क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखो, अब जब वो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, तब क्वाड्रेटिक नहीं होने का कंडीशन है y इक्वल टू हाफ। y इक्वल टू हाफ, देखो जब y इक्वल टू हाफ होगा तो ये वाला पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा। तो मैं मतलब वो इसको लिख रहा हूँ, ये कैसा दिखेगा, 0x² प्लस हाफ हो जाएगा तो क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा तो 3/2 प्लस 3 9/2, 3/2 प्लस 3 एक्स प्लस 2y-1, हाँ ये भी जीरो हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स आपको क्या मिला, ये तो जीरो हो गया, ये भी कुछ आएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आपका जीरो आएगा। क्लियर? यहाँ से आपका x का वैल्यू आया जीरो। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको मिला x का वैल्यू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जब y का वैल्यू हाफ होगा तब x का वैल्यू जीरो आ रहा है। थिंक अबाउट द सेट थ्योरी, इसमें फंक्शन डेफिनेशन, जब y का वैल्यू हाफ है तब x का वैल्यू है जीरो। समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y। तो जब x का वैल्यू आपका जीरो है तब y का वैल्यू हाफ है। तो इज दिस पॉसिबल, x का वैल्यू जीरो हो सकता है कि नहीं? नाउ अगेन कम टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब डोमेन क्या बोलता है कि डोमेन तो ये बोलता है कि हाँ भाई मुझे मतलब वो x कुछ भी हो चलेगा, x का वैल्यू r है तो चलेगा, मतलब वो x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो चलेगा, तो वो जीरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का वैल्यू जीरो हो सकता है ना, क्योंकि मतलब जो आपका मतलब वो x इक्वल्स टू जीरो इज इनसाइड द डोमेन। तो ये बोल रहा है कि x इक्वल्स टू जीरो होने पे y का वैल्यू आ रहा है हाफ। दैट मीन्स इज दिस हाफ अलाउेबल और नॉट, इज दिस हाफ मतलब वो एक्सेप्टेबल है या नहीं? आंसर इज यस, दिस हाफ इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि दिस जीरो इज इनसाइड द डोमेन। तो नाउ आई कैन राइट हियर दिस जीरो इज, दिस x इक्वल्स टू जीरो इज इनसाइड द डोमेन, इनसाइड द डोमेन। तो ये x इक्वल्स टू जीरो आपका डोमेन के अंदर है। अगर वो डोमेन के अंदर है दैट मीन्स y इक्वल टू हाफ शुड बी इनसाइड द रेंज। y इक्वल टू हाफ आपका रेंज में होना चाहिए, y इक्वल टू हाफ शुड बी इनसाइड रेंज, रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आया, तो यहां से आपको मिला y इक्वल टू हाफ आ गया। सो इस केस से है ना, ये आपका दो केसेस है बेसिकली। अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो ये केस, अगर क्वाड्रेटिक होगा तो ये वाला केस। तो ये दो केसेस का हमेशा क्या लेना होता है, यूनियन। ये भी मतलब एक तरह से मतलब वो इंडिपेंडेंट केस हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट, तो अब इन दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा। अब यूनियन से क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि y का वैल्यू हाफ हो सकता है, और ये बोल रहा है कि y का वैल्यू -1/7 से 5 तक होगा लेकिन हाफ नहीं होगा। अब इन दोनों का यूनियन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो वो इसमें हाफ नहीं है, इसमें हाफ है, तो अल्टीमेटली मतलब वो यूनियन लेने के बाद हाफ आएगा अंदर। क्लियर? तो यूनियन लेने के बाद टेकिंग यूनियन तो आपको क्या आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा y बिलोंग्स टू -1/7 to 5. This is the final answer to this problem. Okay, it's very long for this question. कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा है, but still this is understandable. Okay, I hope you people are getting this concept very well. If you have any doubt, please write in the comment section. I will take that query in our next video. Okay, now moving to the second question. देखो हम इसमें क्वेश्चन तो करेंगे, because mathematics is all about question solving. If you haven't practiced yet, please go and watch my videos and start practicing. बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ, ओनली देन यू कैन एबल टू सॉल्व। मेनली आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो बेसिकली बहुत डेवलप होगा। तो सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, फ्रॉम प्रीवियस ईयर उठा लो, या फिर एक मैंने बुक आपको रेफर किया था, एडास गुप्ता। ठीक है, अब इसमें देखो, वही सेम स्टॉप। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? अब खुद से ही बोलो, x² + 2x + 1 ये जीरो नहीं हो सकता।
एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, नहीं हो सकता। तो इसको हम सिंपल, ये तो फॉर्मूला है यार, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। दैट मीन्स एक्स आपका वन नहीं हो सकता, एक्स माइनस वन नहीं हो सकता, सॉरी माइनस वन नहीं हो सकता, ठीक है, एक्स माइनस वन नहीं हो सकता, ये दो माइनस वन आ गया। ओके, एक्स माइनस वन नहीं हो सकता, तो माइनस वन इज नॉट इन द डोमेन, और वी कैन से एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस, ठीक है, आर माइनस माइनस, तो उसका जो डोमेन है वो माइनस वन नहीं है डोमेन में। ओके फाइन, नाउ यू नीड टू फाइंड द रेंज एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज का कॉन्सेप्ट समझ जाओ बस काम आता है। रेंज में देखो, रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हमने निकाला डोमेन, देन सेकंड स्टेप इज योर व्हाट, अगर कोई कॉमन फैक्टर है ना उसको कैंसिल आउट कर दो। अब इसमें देखो, इसमें आपका क्या फैक्टर बन रहा है, एनी कॉमन फैक्टर, चेक एनी कॉमन फैक्टर, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव और नीचे है आपका एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, है ना, दैट मीन्स ऊपर कोई एक्स प्लस वन अगर आ रहा है देन तुम कैंसिल कर दो, सिंपल, देन तुम कैंसिल कर दो। लेकिन इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि इसका तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। मैं कैसे बोल दिया कि इसका वैल्यू, मतलब ये जो ऊपर है, ऊपर का हिस्सा है, इस ऊपर का हिस्सा इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट? अब किसी भी एक्स का वैल्यू ले लो, ये जो ऊपर का हिस्सा है दैट इज पॉजिटिव फ्रॉम क्वाड्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट। कैसे? इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए मैंने चुप के निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, व्हाट इज द बी स्क्वायर माइनस फोर ए वैल्यू? फोर, मतलब बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू फाइव, अगेन दिस इज लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो दैट मीन्स इट डजंट हैव एनी व्हाट रियल रूट्स। अगर इसका कोई रियल रूट्स ही नहीं है दैट मीन्स ये ऊपर रहेगा या फिर नीचे रहेगा एक्स एक्सिस का। लेकिन मैंने ये भी देख लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है प्लस वन, दैट मीन्स इट इज कंपल्सरीली इस ये वाला कंडीशन होगा, एक्स एक्सिस नीचे रहेगा और वाई और जो इसका ग्राफ ऊपर रहेगा, बट यह टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको मैं किसी भी मतलब वो रियल वैल्यू के साथ ऐसे फैक्टर में नहीं लिख सकता इसको, है ना। तो ये दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब ये तो श्योर हो गया कि इसमें कोई भी फैक्टर नहीं बनने वाला, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं बनने वाला। द आंसर इज नो। ओके, अगर फैक्टर नहीं है, एनी कॉमन फैक्टर, एनी कॉमन फैक्टर, अगर फैक्टर नहीं है इसमें, देन व्हाट इज द थर्ड स्टेप? जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का भी रूल है, ऐसे तुम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई तब कर सकते हो जब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इंटू वाई, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर दिया लेकिन साथ में कंडीशन भी तुम लिखना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा। देखो कंडीशन व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा तब जो नीचे वाला पोर्शन है इसका वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, है ना। तो मतलब लेकिन मतलब वो जीरो से तो मतलब वो ये मल्टीप्लाई इज नॉट अलाउड फ्रॉम, मतलब वो बोथ साइड में, है ना, बोथ साइड में, मतलब वो जीरो से मल्टीप्लाई करना इज नॉट अलाउड। तो ये वाला कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा कि आई एम एज्यूमिंग दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, only then I can multiply both side with this particular quantity. Now simple, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप निकाल लो। देखो इसमें आ रहा है y और ये इधर आ जाएगा तो y माइनस वन आ जाएगा, y माइनस वन, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखो ऐसे इधर उधर, प्लस x का कोफिशिएंट भी लिख लो। x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? 2y और माइनस टू आ रहा है, आई एम नॉट रॉन्ग, यस, और y माइनस फाइव आएगा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। दैट मीन्स आई एम गेटिंग एन इक्वेशन विच इज ए व्हाट, क्वाड्रेटिक ऑन एक्स, क्लियर, जो एक क्वाड्रेटिक है एक्स के ऊपर, क्लियर, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं फिर से कि ये जो पूरा एक्स मतलब वो इक्वेशन है, दिस एंटायर इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइदर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इट इज नॉट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा? वन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ, देखो सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगा? जब y नॉट इक्वल टू वन है। तो दिस इज द रूल ऑफ दिस कंट्री। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं बनेगा? कब नहीं बनेगा? जब y इज इक्वल टू वन है, ठीक है, ठीक है।
क्योंकि ओनली मतलब वो डिपेंडेंसी क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अगर वो कोफिशिएंट खुद जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक तो मतलब वो नहीं बनेगा ना बेसिकली। ठीक है, तो मैंने एक कंडीशन ले लिया कि वाई वन नहीं होगा। अगर वाई वन नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो जब ये क्वाड्रेटिक बनेगा देन अगेन दिस इज ए क्या क्वाड्रेटिक ऑन एक्स, तो यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो एक्स वैल्यूज ही आएंगे ना बेसिकली। तो एक्स वैल्यूज आर व्हाट, रियल नंबर्स, बिकॉज वी आर मतलब वो डीलिंग विथ यहाँ पे क्या मतलब वो रियल नंबर्स के साथ हम खेल रहे हैं। तो अगर इसका रूट्स आपका रियल है, अगर इसका रूट्स आपका रियल है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपको हमेशा लगाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर, तो टू वाई माइनस टू होल स्क्वायर, मतलब इसमें देखो वो ये वाला क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन में देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। क्लियर। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पे टू दोनों में है, कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। और वो टू बाहर कैसे आएगा, टू को बाहर ले लिया मैंने, तो वाई माइनस वन रहेगा, तो टू बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर होके आ जाएगा, तो फोर आएगा। क्लियर। अब देखो मैं फोर फोर हटा रहा हूँ इन दोनों में से, फोर फोर कैंसिल कर सकते हो, फोर को कॉमन ले लिया और मतलब वो डिवाइड कर दिया, तो फोर इज अ पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखो, अब y माइनस वन को कॉमन ले लो, फोर फोर हट गया। ठीक है, अब y माइनस वन को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा y माइनस वन, और यहाँ पे क्या बचा, फोर तो चला गया था और y माइनस फाइव बचेगा, y माइनस फाइव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एंड आई एम ट्राइंग टू बी वेरी फास्ट हियर। y माइनस वन एंड ये कैंसिल हो जाएगा y y, और आई वाई माइनस, तो ये भी फोर बच गया, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। नाउ आई कैन कंक्लूड कि y जो है वो ग्रेटर देन वन है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, y इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन मिल गया। बट जो आपका रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि y का वैल्यू तो वन नहीं हो सकता भाई। तो फाइनली इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, मतलब क्योंकि हमको इस कंट्री का रूल भी हमको पालन करना है ना, तो दैट मीन्स इंटरसेक्शन के बाद फाइनली आपको जो मिलेगा y इज ग्रेटर देन वन मिलेगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर यहाँ पे। ओके, नाउ अगर वो, ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आया था, और लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल y वन नहीं हो सकता, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको y इज ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन मिलेगा। क्लियर, नाइस। नाउ जब क्वाड्रेटिक नहीं होगा तब क्या होगा, देखो मतलब y इक्वल तो जब वन हो जाएगा तो ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, लेकिन देखो ये वाला टर्म भी वैनिश हो रहा है, y का वैल्यू वन पुट कर दो तो टू माइनस टू जीरो हो रहा है, दैट मीन्स आपका क्या मिलेगा फाइनली, y वन माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। अरे ये क्या आ गया, माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो आ गया, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या समझते हो, ये गलत स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या समझते हो, दैट मीन्स y इक्वल टू वन कभी हो ही नहीं सकता। देखो अगर y इक्वल टू वन होगा तो आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है ना, माइनस फोर कभी जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स y वन कभी हो ही नहीं सकता। समझ लो, y वन कभी हो ही नहीं सकता, तो ये बोल रहा है कि y कभी वन नहीं हो सकता, दैट मीन्स y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फाइनल रिजल्ट आ गया, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब इन दोनों फाइनल रिजल्ट का आपको क्या लेना है, बेसिकली यूनियन, बिकॉज दिस टू आर द केसेस। एक केस हो गया कि क्वाड्रेटिक बन सकता है, दूसरा केस हो गया कि क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अब इन दोनों का यूनियन लोगे, क्या आएगा, ये बोल रहा है कि वन नहीं हो सकता, और मतलब वो ये भी बोल रहा है कि वन नहीं हो सकता लेकिन वन से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली क्या आया, वो कॉमन मतलब नॉट कॉमन, वो क्या आया कि यूनियन क्या आया, ये बोल रहा था वन नहीं हो सकता। सेकंड, मैंने एक चीज गलत कर दिया यहाँ पे, सॉरी। ओके ओके, हाँ यहाँ पे दिस इज नॉट द थिंग। देखो यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे आपको मिला एक रॉन्ग स्टेटमेंट, एक आपको यहाँ पे मिला मतलब वो रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा y बिलोंग्स टू फाइव, सॉरी y बिलोंग्स टू फाइव आएगा ना। ठीक है,
यहाँ पे y बिलोंग्स टू 5 आएगा। तो यहाँ से 5 के साथ इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको मिलेगा अगेन y बिलोंग्स टू 5 मिलेगा। अब 5 के साथ यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है, अब 5 के साथ यूनियन लेना पड़ेगा, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा वो y इज ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ द थिंग्स इज वेरी क्लियर। तो ये आ गया आपका रेंज, दिस इज द रेंज बेसिकली, रेंज इज 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। 1 टू इंफिनिटी आ गया। Now I have one more question for you. ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एंड 3x प्लस 12x माइनस 20 प्लस 20। इस क्वेश्चन को देखो अगेन। सबसे पहले आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन देखो क्या आएगा। मैं एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर दिस चीज़, मतलब वो इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आ रहा है। देखो बी स्क्वायर माइनस 144, 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू 3, तो 12 240 आ जाएगा ना, तो दिस इज लेस देन 0। और कोफिशिएंट है आपका 3, दैट मीन्स ये इसका जो पूरा ग्राफ बनेगा y इक्वल टू दिस थिंग, इसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस का ऊपर रहेगा, तो दैट मीन्स दिस इज एंटायरली पॉजिटिव। सो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है डोमेन का। सो द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स। क्लियर हो गया? नाउ अगेन यू नीड टू फाइंड द रेंज। अब रेंज के लिए थोड़ा एक्टिव। ओके, रेंज कैसे निकालोगे? देखो अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, मतलब वो क्योंकि मतलब वो दिस थिंग इज एंटायरली पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसमें कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, अगर कोई फैक्टर नहीं बनेगा तो कैंसिल आउट भी नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल आउट भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन इज योर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और एक्स स्क्वायर, देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मिलेंगे क्या, 3y माइनस 1, है ना। देखो यहाँ प्लस एक्स का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, एक्स का कोफिशिएंट आपको मिलेगा 12y माइनस 4, है ना, और 20y प्लस 1, ये वाला आपको मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब इसी में देखो अगेन दिस टू पॉसिबिलिटीज। कभी क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक होने के लिए y का वैल्यू 1/3 नहीं हो सकता। क्लियर? y का वैल्यू 1/3 नहीं हो सकता। अब क्वाड्रेटिक नहीं होने के लिए आपका y का वैल्यू 1/3 होना जरूरी है। क्लियर? तो जब y का वैल्यू 1/3 नहीं होगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो यहाँ पे देखो x फिर से आपका रियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या होगा, 12y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 20y प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं एक थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से 4 को बाहर निकाल के ला रहा हूँ। 4 को बाहर निकाल लें, नहीं 2 को बाहर निकालो ताकि 4 आ जाए बाहर, और 4 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। करो तो 4 आ गया बाहर, और मतलब 2 को बाहर लेके आया था तो 6y माइनस 2 रहेगा होल स्क्वायर माइनस ये वाला चीज़, ठीक है। अब 4 को कैंसिल आउट कर दिया, 4 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा इतना टर्म, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 6y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 36y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 4 माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 60y प्लस 3y प्लस 3y माइनस 3y,
-3y प्लस 20y और +1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो क्या आ रहा है, 60y² हो जाएगा ये। एक तो काम कर सकते थे ना, ठीक है इसमें हम ये कर सकते थे, देखो 3y - 1 भी बाहर बाहर आएगा ना, देखो 4 को बाहर लेके आओ यहाँ से तो 16 आएगा, है ना। 4 को बाहर लेके आओगे तो 16 आएगा, तो 3y - 1 होल स्क्वायर -4 3y - 1 and 20y + 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब देखो 4 कैंसिल कर दो, 4 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 3y - 1 को लेके आओ और यहाँ पे देखो 4 × 3y - 1 होगा, तो 12y - 4 एंड -20y - 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब 3y - 1 और यहाँ पे आपका क्या आएगा, -6 -8y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। -5 सॉरी। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेंगे 8y + 5 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ वेवी कर्व यू कैन से -5/8 और 1/3 इन दोनों के बीच में वो लाई करेगा। एंड इफ़ यू अब देखो, अब इसका भी इंटरसेक्शन लेना है कि y 1/3 नहीं हो सकता। अब 1/3 कहाँ पे, हाँ 1/3 है यहाँ पे, तो y 1/3 नहीं हो सकता, तो इसको ओपन कर देंगे हम, ओपन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू थिंग्स, ठीक है। अब आओ इसमें देखो यहाँ पे y का वैल्यू 1/3 होगा। अब जब y का वैल्यू 1/3 होगा तो ये वाला टर्म वेनिश हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म भी वेनिश हो रहा है 1/3 पुट करने से, बचेगा ये वाला चीज़, तो 21/3 + 1 = 0। दिस इज अगेन ए फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट। अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो 5 आएगा यहाँ से, y बिलोंग्स टू 5, है ना। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको मिलेंगे ये चीज़। दैट मीन्स यहाँ पे y का वैल्यू 1/3 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा। अब इन दोनों का क्या आएगा, फाइनली यूनियन, दो केसेस हो गए ना, यूनियन क्या आएगा कि y बिलोंग्स टू -5/8 to 1/3, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, I'm trying to show you here one more example. ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखो y = इसमें मैं ऊपर क्यूबिक ले रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से देखो। चलो क्यूबिक को मैं ऐसे ओपन करके ही दिखा दिया, कैंसिल होगा जो चीज़ x - 1 और x²। चलो मैं क्यूबिक ही ले लेता हूँ, x³ + 3x² + 7x - 11 और नीचे है आपका x² + 5x। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा और कैंसिल आउट मतलब हो जाएगा। क्यूबिक अगर देगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो देख लेना, क्योंकि इससे ऊपर का चीज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बेसिकली।
आपको इस पर्टिकुलर फंक्शन का सबसे पहले आपको डोमेन लिखना है। डोमेन बता दो, डोमेन क्या होगा? देखो, इसको अब निकालो पहले। नीचे देखो, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो एक्स प्लस 6 लिख सकते हैं। मतलब किसी दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन -6 आना चाहिए और सम 5 आना चाहिए, तो +6 और -1 होगा ना। इसलिए ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो -6 आएगा और +6x और -x बिकम्स 5x। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें आप x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, एक फैक्टर आ रहा है इसमें। x मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखो, 1 क्यूब मतलब 1 + 3 + 7, तो 11 आ गया ना। 11 - 11 इज 0। दैट मीन्स जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी आपका x - 1 इज अ फैक्टर। x - 1 इज अ फैक्टर, तो x - 1 को मैंने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे जो भी फैक्टर बनेगा वो ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक ही बनेगा ना, क्योंकि दिस इज ए, वो क्या है, ये लीनियर है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही बनना पड़ेगा। ओनली देन क्वाड्रेटिक इनटू मतलब वो लीनियर बिकम्स ए क्यूब ही, है ना। तो यहाँ पे जो x का एक्स क्यूब बनना चाहिए, देखो एक्स क्यूब बनना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर आएगा इसमें, और इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा एक्स स्क्वायर का? 1। वाई? क्योंकि x और एक्स स्क्वायर मिलके ही एक्स क्यूब बन रहा है। इसमें अगर तुम कुछ भी ऐसे लिख दोगे तो 2x स्क्वायर मतलब 2x क्यूब बन जाएगा, तो इसमें भी कंपल्सरीली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1। ठीक है, अब कांस्टेंट के बारे में सोचो। देखो, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना है यहाँ पे आपको, जैसे एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बस तो इतना ही तो चीज़ रहता है ना। अब इस ये तो आपको मिल गया, 1x स्क्वायर होगा ये। ठीक है, अब कांस्टेंट के बारे में सोचो, c क्या होगा? कांस्टेंट कैसे आता है? बस ये वाला कांस्टेंट और यहाँ पे जो कांस्टेंट रहेगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ही तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -11 है, तो यहाँ पे +11 होना जरूरी है। ठीक है, आ गया। तो +11 और -1 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको -11 मिल जाएगा। अब वेरी इंपॉर्टेंटली यू नीड टू फाइंड द bx वैल्यू। व्हाट इज द bx? देखो, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे x लगा दिया। अब यहाँ पे एक कोफिशिएंट चाहिए आपको b, वो क्या होगा? अब उसको थोड़ा दिमाग से सोचो। देखो, आपको x का कोफिशिएंट चाहिए, इसमें x का कोफिशिएंट है 7, आपको किसी ना किसी तरह से आपको 7 लाना है। तो इसमें एक ऐसा वैल्यू पुट करो सच दैट 7 आ जाए अल्टीमेटली, मतलब हाँ, इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, इस x को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो इसमें x का कुछ नहीं आएगा। देखो, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब इस x को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x आएगा। ठीक है, और हमको चाहिए x का कोफिशिएंट, x 7 चाहिए। अब ये है -1, -1 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कुछ चीज आएगा। अब -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से ही आपको मिलेगा ना वो x का कोफिशिएंट, तो -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ है। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 7x मिलेगा? आंसर इज 4x। अब देखो 4x कैसे, अब मल्टीप्लाई करके तो देखो, ये वाला x और 11 मल्टीप्लाई किया तो 11x मिला आपको। अब -1 के साथ 4x मल्टीप्लाई करो तो -4x मिला। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आपको 7x मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे भी कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा ये चीज़, या फिर आप इसको, आपको पता होगा जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, अगर इसका एक फैक्टर है x-1, तो x-1 से आप ऐसे मतलब वो लॉन्ग डिवीजन करते थे ना, ऐसे लॉन्ग डिवीजन करो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी करके आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको खुद से करना। ठीक है, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ऐसे हमने उसको फैक्टर में मतलब वो डिवाइड कर लिया सब बेसिकली। ठीक है, फैक्टर में ऐसे लिख लिया हमने। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अब जब x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अब लिखो डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? तो डोमेन है बेसिकली, देखो इसके लिए, डोमेन के लिए सिर्फ नीचे वाला पोर्शन को ही देखो, ऊपर ऊपर मत देखो, और मतलब कैंसिल वैंसिल अभी मत करो। अब डोमेन लिखो, डोमेन में आपका x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 नहीं हो सकता और -6 नहीं हो सकता। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता और x का वैल्यू -6 नहीं हो सकता। ठीक है, ओके ओके, नाउ you need to find the range. This is very important.
रेंज देखो रेंज के लिए सबसे पहले क्या क्या स्टेप था कि आप सबसे पहले क्या निकालो, डोमेन निकालो, हाँ वो हमने निकाल लिया। देन सेकंड थिंग इज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नॉट नॉट सॉरी नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि अगर कोई कॉमन फैक्टर है तब इसको कैंसिल कर दो, इफ देयर इज एनी कॉमन फैक्टर तो कैंसिल कर दो। हाँ यहाँ पे कॉमन फैक्टर है तो आपको क्या दिखेगा कि अपने कैंसिल कर दिया x-1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x+11 एंड नीचे आएगा आपका x+6 और x-1। अब इसी को आप कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद आपको मिलेंगे x² + 4x+11 एंड x+6। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये कब लिखोगे? जब x इज नॉट इक्वल टू 1। देखो इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि इसको हमने इसके ऊपर बाद में भी आना है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1 है ना, क्योंकि ओनली देन यू कैन कैंसिल, मतलब वो जिस फैक्टर के लिए आप कैंसिल आउट करोगे उसको फिर से थोड़ा एनालिसिस करना है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, इसको ऐसे रखो क्वेश्चन मार्क। ओके फाइन। अब इसके ऊपर देखो, अब हमारे पास आ गया एक नया 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 क्या, नया क्वेश्चन। अब वो पुराना क्वेश्चन वो चला गया, अब मतलब उसके ऊपर मतलब हम लोग ये बाद में आएंगे इसके ऊपर। अब हमारे पास एक मतलब वो नया क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो हाँ इसको अब क्या करोगे, अब कैंसिल आउट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x² + 6y = x² + 4x+11। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब वो करने का मतलब क्या है कि तुम मतलब वो दोनों तरफ x+6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब दोनों तरफ x+6 से तुम कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब x+6 इज नॉट 0, दैट मीन्स जहां पे x इज नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, ओनली देन यू कैन मतलब वो मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ। ओके क्लियर? अब इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, x² प्लस x का कोफिशिएंट क्या आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा 4 - y, x आप खुद से देख लो, एंड 11 - 6y। क्लियर है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ओके नाउ इट इज क्लियर। अब ये देखो, अब इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या, ऐसे देख लो कि ये कब क्वाड्रेटिक बनेगा और ये कब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। अरे इसमें तो x के ऊपर मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो तो फिक्स है ना, इसमें कोई y का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसमें सिर्फ 1 है। दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यूज ऑफ y इट इज गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक, सो दिस इज कंपल्सरीली ए क्वाड्रेटिक, है ना। ये तो हमेशा क्वाड्रेटिक है ही, क्योंकि अगर इसमें कोई वेरिएबल रहता तो हम बता देते कि मतलब अगर ये वेरिएबल इक्वल टू 0 है तब ये मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता वैसा कुछ। लेकिन इसमें तो जो आपका मतलब कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट इज कंपल्सरीली क्या 1 है। तो सो दिस इज ऑलवेज what, always a quadratic, this is always a quadratic। तो अगर क्वाड्रेटिक है एंड यहाँ पे x है आपका रूट, तो x इज रियल नंबर, तो आप क्या लिखोगे, d इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। d मतलब b² - 4ac, b हो गया ये b² - 4a, a मतलब 1, c - 4ac ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको आप वो करो इधर उधर करो, तो आपको मैं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये मिलेगा आपको 6y - 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 16y। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा ना। तो b² माइनस, हाँ तो इसको करो 14, हाँ इसमें नहीं होगा तो इसको करो, क्या आएगा देखो, इसका वो रूट निकाल लो बेसिकली, और रूट निकालने के बाद ऐसे लिख देना अल्फा, अगर अल्फा एंड बीटा रूट है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, का रूट निकाल लो सबसे पहले। रूट कैसे निकालो, y इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac 16² माइनस प्लस 4ac होगा ना, 4 × 28/2, 2 - 16 प्लस माइनस b² - 4ac क्या होगा, एक काम करो 4, देखो इसमें भी 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 7, तो 4² हो गया, 4 × 7 मीन्स 16² हो गया,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 16 इंटू 7। अब मैंने क्या किया, 16 को बाहर लेके आया, दोनों मतलब वो दोनों में से 16 को बाहर लेके आया। तो 16 बाहर कैसे आएगा, 4 होके आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे बचेगा 7 प्लस 7, 16 को बाहर लेके गया था और यहाँ पे एक और 7 बचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे -8 हो गया, प्लस और माइनस 2 हो गया, और 16 प्लस 7 मीन्स रूट 23। ठीक है, तो ये हो गया एक्स्ट्रा थिंग। अब दो रूट हमारे पास आ गए, एक है -8 -2 रूट 3/2 मीन्स एक रूट आ गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मैंने लिख लिया अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो जो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, अब इन दोनों में मतलब वो अगर तुम मतलब वो वेवी कर्व लगाओगे तो क्या आएगा, आउटर वाला पोर्शन आएगा ना, क्योंकि ये सिंबल है आपका, ग्रेटर देन सिंबल है, तो ऐसे वेवी कर्व ये वाला पोर्शन आएगा बाहर का। तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। अब वो दोनों रूट्स ही तो यहाँ पे लिखना है, अल्फा और बीटा। अल्फा क्या है, अल्फा मैंने कहाँ पे लिखा, लेफ्ट साइड में लिखा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा वो -8, एक रूट क्या होगा -8, और ये माइनस वाला होगा क्योंकि माइनस वाला छोटा है 23। ठीक है, और यहाँ पे -8 प्लस 2 रूट, ये होगा प्लस वाला इस साइड होगा। ठीक है, तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये हो गया आपका वाई वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये हमने किसी कंडीशन के लिए खुला था क्या, नहीं, ये तो हमेशा क्या है, क्वाड्रेटिक ही है। तो आपको मिल गया कि y का वैल्यू -8 -2 रूट 23 से -8 प्लस 2 रूट 23 तक, मतलब वो यहाँ पे होगा, यहाँ से छोटा यहाँ से बड़ा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बट मैंने आपको एक चीज़ बताया था, क्या कि यहाँ पे जो y इक्वल टू 1 था, इसको आपको फिर से चेक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए देखो, हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व किया, अभी तक हमने इसको तो सॉल्व किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ से एक मतलब क्या हो गया था, एक मतलब यहाँ से दिस इज ए कम्प्लीटली मतलब वो वन मतलब वो डिफरेंट क्वेश्चन है ना, यहाँ से एक ये कम्प्लीटली एक मतलब वो अलग क्वेश्चन था, लेकिन हमारा क्वेश्चन था ये वाला जिसमें x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, लेकिन इसमें तो x का वैल्यू 1 हो सकता है ना, इसमें x का वैल्यू 1 हो सकता है, करेक्ट? ओके, अब देखो इसमें x का वैल्यू 1 हो सकता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो सकता है, तो वो x पुट करके देखो, और जो y आ रहा है वो नहीं होगा, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये जो पूरा काम हमने किया, वी हैव डन दैट मतलब वो दिस एंटायर थिंग, मतलब वो एज्यूमिंग दिस इज ए मतलब वो न्यू क्वेश्चन, दिस इज ए न्यू क्वेश्चन है ना, लेकिन हमारा जो नया मतलब जो पुराना क्वेश्चन था उसको तो हमने सॉल्व किया ही नहीं, है ना, क्योंकि मतलब वो उसका प्रॉब्लम एक था, वो है x 1 नहीं हो सकता, लेकिन इस क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 हो सकता है ना, तो x का वैल्यू 1 मान के भी इसका जो रेंज आया वो आया यहाँ, वो आया ये मतलब वो ये वाला, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें तो x का वैल्यू 1 आ ही नहीं सकता, तो x 1 पुट करने से जो y वैल्यू आ रहा है आपके पास उसको तो मतलब वो हटाना पड़ेगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड द रेंज फॉर दिस ओरिजिनल फंक्शन। तो अब x का वैल्यू 1 पुट करके देखो इसमें, और इसमें जो y का वैल्यू आ रहा है उसको आप हटा दो बस। हाँ, पुट x इक्वल टू 1 इन, इसमें y इक्वल टू क्या था ये, y इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 11 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 6, x प्लस 6, क्योंकि इसमें x का वैल्यू 1 हो सकता है, और जो मतलब हमने मतलब वो एज्यूम करने के बाद ही हमको मिला ये वाला रेंज, लेकिन हमको चाहिए मतलब इस क्वेश्चन का रेंज, दिस इज द मतलब वो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, मतलब वो इसका हमको चाहिए रेंज। अब इसका रेंज निकालने के लिए
जो x इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करने से y आएगा, उस y को हमको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। पुट y, देन आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू 1 + 6 और ऊपर क्या आएगा 1 1 4 16 16 आएगा 16। तो ये हो गया 16/7। दैट मीन्स 16/7 इस फंक्शन के मतलब तो उसमें तो है, रेंज में तो होगा, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन होगा उसमें नहीं होगा। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, तो मतलब इसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड ये वाला वैल्यू कहाँ पे लाई करता है वो भी देख लो। 16 माइनस क्या 16/7, हाँ 16/7 कहाँ पे लाई करता है, अब वो देखो। देखो इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक और चीज़ है। देखो आपने x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद आपको मिला y इक्वल टू ये वाला चीज़। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब देखो मैं आपको ये बोला कि x इक्वल टू 1 ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकता। दैट मीन्स x का वैल्यू पुट करने के बाद आपको y का वैल्यू 16/7 मिला। तो कैन आई से कि अगर x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, दैट मीन्स y का वैल्यू भी 16/7 नहीं हो सकता। इसमें तो आप लोग यस बोलोगे, यस, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब फिर से देखो, दिस इज ए सेट, दिस इज अनदर सेट, दिस इज द सेट ऑफ x एंड दिस इज द सेट ऑफ y। फ्रॉम x टू y वी हैव ए फंक्शन, है ना, यहां से यहां तक एक फंक्शन है। देखो ये क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद आपको कुछ मिल रहा है, एक वैल्यू विच इज 16/7, विच इज 16/7। तो आपको ये पता है कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, लेकिन आपको x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद आपको मिल रहा है 16/7। दैट मीन्स यू आर सेइंग कि क्योंकि x नहीं हो सकता, दैट मीन्स y का वैल्यू भी 16/7 नहीं हो सकता, है ना। अब तो मतलब वही बोल रहे हो ना कि 1 नहीं हो सकता x का वैल्यू, दैट मीन्स y का वैल्यू भी 16/7 नहीं हो सकता। बट दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दैट? क्योंकि अगर सपोज किसी और x वैल्यू के लिए, सपोज किसी और एक x वैल्यू है, सपोज 3, सपोज दिस 3 वैल्यू के लिए भी अगर 16/7 वैल्यू आ रहा है, क्या ये एक फंक्शन हो सकता है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो 16/7 सिर्फ एक, मतलब सिर्फ एक x के लिए ही आएगा, कि मतलब वो ये जो 16/7 सिर्फ एक x वैल्यू के लिए ही आएगा, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है। किसी और x वैल्यू के भी, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे 3 के लिए भी मतलब वो y का वैल्यू 16/7 आ सकता है। क्लियर? एंड इज दिस ए फंक्शन? द आंसर इज यस। ऐसा कन्वर्जन मतलब होगा तो मतलब वो फंक्शन हो सकता है। तो नाउ यू फाइंड कि y का वैल्यू 16/7 कब आ रहा है, मतलब कौन से x वैल्यूज के लिए 16/7 आ सकता है फॉर द ओरिजिनल क्वेश्चन। अब करो, अब मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो नाउ फॉर ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए, फॉर ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो y का वैल्यू 16/7 कब आ रहा है, कौन से x वैल्यूज के लिए आ रहा है। हाँ मतलब वो हमको तो ये पता चल गया कि x इक्वल्स टू 1 के लिए आ रहा है, ठीक है। अब अगर किसी और वैल्यू के लिए भी 16/7 आ रहा है y का वैल्यू, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल, है ना। चलो वो देख लेते हैं हम। y का वैल्यू 16/7 पुट करो ओरिजिनल क्वेश्चन में। 16/7 इक्वल्स टू क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन, x क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x माइनस 11 एंड x² प्लस 5x माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, 16/7। अब क्या करो अब देखो बिफोर आई डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x-1 और यहाँ पे क्या था x² प्लस 4x प्लस 11 और यहाँ पे क्या था x-1 और x-6 x प्लस 6। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 16 x-1 एंड x प्लस 6 माइनस, इसको इधर लेके आया, माइनस x-1 और x² प्लस 4x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब x-1 को कॉमन लेके आओ, यहाँ पे क्या बचेगा 16x + 96 है ना, माइनस 7x² माइनस 28x माइनस 77 इक्वल्स टू 0। अब देखो x-1 और यहाँ से क्या आ रहा है -7x² और 16, ये कितना हो जाएगा 12, हाँ -12x एंड दिस विल बिकम 19 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 आएगा, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो, अब माइनस को हटा देते हैं, माइनस क्या आएगा 7x² + 12x माइनस 19 इक्वल्स टू 0। अब फिर से देखो x-1 7 × 9, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये तो सिंपल फैक्टराइज हो जाएगा x² + 7x, क्या लिख दिया -7x + 19 19 × 7 करना था, सही तो लिखा, ठीक है, ओके, -19 इक्वल्स टू 0। x-1 और 7x को कॉमन लेके आओगे तो क्या आएगा, 7x को कॉमन लेके आओगे यहाँ से तो x-1 और यहाँ से क्या आएगा +19 x-1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा x-1 का होल स्क्वायर इंटू 7x + 19 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपको मिला कुछ वैल्यूज विच इज x इक्वल्स टू 1, एक और 1 और दूसरा -19/7। दैट मीन्स ऐसा आपके पास 3 वैल्यूज ऑफ x है, मतलब तो बेसिकली 2 वैल्यूज हो गया, क्योंकि 2 बार आ रहा है, -19/7 और यहाँ पे है आपका y वैल्यूज, दिस इज x वैल्यूज, और इसमें 16/7 आ रहा था। अब देखो देखो, आपने y का वैल्यू 16/7 पुट किया था, तो उसके बाद आपको x का वैल्यू मिला, ये 2 वैल्यू बेसिकली, ठीक है, ये 2 वैल्यू, ठीक है, एक को हटा देता हूँ, ठीक है, ये 2 वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स कैन आई से कि x का वैल्यू 1 पुट करने के बाद आपको मिल रहा था 16/7, हाँ तो वो तो हमको मतलब वो यहीं पे पता चल गया था, x का वैल्यू जब आप मतलब वो 1 पुट कर रहे थे तो 16/7 मिल रहा था, यस यस, दिस इज क्लियर। पर आपको फिर से कुछ एक और वैल्यू मिला x का वैल्यू जो -19/7 है, -19/7 पुट करने के बाद भी आपको y का वैल्यू 16/7 मिल रहा था, है ना, क्लियर है। इससे भी 16/7 आ रहा था, इससे भी 16/7 आ रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था 3, सो दिस इज नथिंग बट -19/7, -19/7, तो इसको क्वेश्चन मार्क लिख, ठीक। तो ये -19/7 आ गया, दैट मीन्स -19/7 के लिए भी y का वैल्यू 16/7 हो सकता है, और ये -19/7 हो सकता है कि नहीं, इज दिस इनसाइड डोमेन, -19, देखो 1 इज नॉट इनसाइड द डोमेन, x इक्वल्स टू 1 इज नॉट इन द डोमेन, इज नॉट इन द डोमेन, ठीक है। तो 1 के लिए 16/7 नहीं हो सकता, बट x इक्वल टू -19/7 इज इनसाइड द डोमेन, इनसाइड द डोमेन, है ना, क्योंकि ये आपका डोमेन में है, क्यों, क्योंकि इसका डोमेन क्या था बेसिकली, इसका डोमेन था 1 नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता, सिंपल, लेकिन -19/7 तो हो सकता है ना। अगर -19/7 इसके अंदर है, डोमेन में है, तो दिस रूट इज नॉट पॉसिबल बट दिस रूट इज पॉसिबल, ये वाला रास्ता आपके लिए पॉसिबल है। दैट मीन्स 16/7, y equal to 16/7 is inside the range, and which is connected by, which is because of x equals to -19/7, ठीक है। दैट मीन्स ये भी आपका रेंज के अंदर आ गया, ये भी आपका रेंज के अंदर आ ही गया, ठीक है। ठीक है, तो इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा,
16/7। ठीक है, तो ये हमारा डाउट था कि 1 तो देखो मतलब वो देखो वो हमारा डाउट क्या था कि 1 मतलब वो x इक्वल टू 1 पे दिस फंक्शन दिस मतलब दिस फंक्शन इज नॉट वैलिड, बट x इक्वल टू 1 के लिए जो y का वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 16/7। x इक्वल्स टू 1 के लिए आपका वैल्यू आ रहा था 16/7। देन हमारा क्या डाउट हुआ कि x इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता, तो 16/7 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वो हमने मतलब वो डाउट क्लियर करने के लिए हमने इतना सारा लास्ट में इतना सारा चीज़ किया। तो मैं फिर से मतलब ये चीज़ मतलब वो बता रहा हूँ कि देखो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कहाँ तक, यहाँ तक। सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम, बट हमको ये डाउट हुआ कि देखो इसमें x इक्वल्स टू 1 तो हो नहीं सकता फॉर दिस ओरिजिनल क्वेश्चन। तो x इक्वल टू 1 हमने पुट करके देखा तो हमको मिला फॉर x इक्वल्स टू 1 हमको मिला y इक्वल टू 16/7 है ना, 16/7 था, 16/7। ओके, तो हमको ये डाउट हुआ कि अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू 16/7 आ रहा है, दैट मीन्स x अगर 1 नहीं हो सकता, दैट मीन्स मतलब वो y इक्वल टू 16/7 भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा डाउट हुआ। लेकिन तो किसी और x वैल्यू के लिए भी तो देखो किसी भी और x वैल्यू के लिए किसी और x वैल्यू के लिए भी y का वैल्यू 16/7 तो हो सकता है, एंड अगर होगा तो वो भी एक फंक्शन कहलाएगा, करेक्ट। तो इसीलिए हमने 16/7 को पुट करके देखा ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे। तो हमको ये दिखा कि नॉट ओनली x इक्वल्स टू 1, वी हैव x इक्वल्स टू -19/7। तो -19/7 के लिए भी y का वैल्यू 16/7 आ रहा था। ठीक है, दैट मीन्स 16/7 कैन बी द रेंज, मतलब वो इनसाइड द रेंज बेसिकली। तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, दैट इज बाय फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा वो होगा जो था हमारा ये, दिस इज द फाइनल आंसर माइनस। हाँ, तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -8 -2√23 यूनियन -8 + 2√3 टू इन्फिनिटी। तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। सो ये वाला हमने यहाँ से यहाँ तक हमने क्यों किया क्वेश्चन टू चेक वेदर 16/7 is inside the range or not। तो ये वाला पूरा कहानी यहाँ से लेके मतलब वो नीचे तक हमने क्यों किया, जस्ट टू चेक वेदर दिस 16/7 इज इनसाइड द रेंज और नॉट। ठीक है, तो यही होगा आपका आंसर। तो हमको क्या मिला कि 16/7 इज इनसाइड द रेंज, दैट इज वाई। ठीक है, तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो आई एम एंडिंग अप दिस सेशन हियर ओनली। if you find any difficulty to understand this concept, and this is a very tough concept actually, एक टफ कॉन्सेप्ट है और बेसिकली समझाने के लिए भी मतलब टफ है और मतलब वो समझ पाना भी टफ है। तो आई ठीक है, मैं वो फुल कोशिश किया आपको समझाने के लिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल टेक योर क्वेरी इन योर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, थैंक यू।